गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमारे ग्रुप बी से लिया गया पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इस ग्रुप बी के अंतर्गत ये पहला चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टिव रूप में देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की हर एक पूर्ति करता है। एरिस्टोटल जो एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि जो समाज में नहीं रहता या किसी समाज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, या तो पशु है या वो देवता है। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं जिनके बारे में हम इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो हर शास्त्र का अलग अलग संबंध रहता है। उसी तरह से हमारे राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, एक नागरिक के रूप में हमारी स्वतंत्रता क्या है, क्या राज्य के कानून हमारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, नागरिक के रूप में हमारे अधिकार कर्तव्य क्या है, आदि इसी प्रकार के मूल प्रश्नों का विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो इस अर्थ में या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत जो है ये क्या है, इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसका महत्व क्या है, और इसको जानने का प्रयास हम अन्य संदर्भों में करेंगे। तो राजनीतिक या राजनीतिक सिद्धांत किस बात से संबंधित है? मानव सभ्यता काल से ही राजनीतिक मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग रही है। भारत में, चीन, मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यता वाले देशों में संतों के उपदेश और विभिन्न ग्रंथों में हमें राजनीतिक अध्ययन की सामग्रियां मिलती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में सुव्यवस्थित जन समाज की राज्य को ही राज्य कहा गया है। इस राज्य का शासन और दंड का प्रतिपादन करने वाली विद्या को दंडनीय कहा गया है। यहाँ पर दंड का तात्पर्य यह हो जाता है कि राजनीति से ही है। प्राचीन यूनान में प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वान ने राजनीति के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो मध्यकाल में मुख्य रूप से संत ऑगस्टाइन, टॉमस एक्विनास और मार्सिलियो और पेरियाको से लेकर आधुनिक युग के मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कांट, हेगेल, ये सभी विद्वान हैं आदि द्वारा अनवरत रूप से राजनीति के अर्थ और स्वरूप पर चिंतन मनन किया जाता रहा है। फिर भी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि राजनीति का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसके कई कारण हो जाते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि पहला तो प्रमुख कारण है कि राजनीति की सर्वव्यापकता है। R.H. सॉल्टाउ ने लिखा है कि
राजनीति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति पाई जाती है। इसी तरह से J.D.B. मिलर ने भी अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि आज राजनीति सीमित कक्षों में, अंतर विभागीय वार्षिक सम्मेलन, स्कूल कर्मचारियों की बैठक से लेकर के डॉग लवर्स तक के संघों में भी पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि राजनीति विवेकशील प्राणियों से के आपसी संबंध और बराबर बदलती हुई परिस्थिति से जुड़ी हुई है। इसलिए इसको प्रकृति, इसके स्वरूप एवं अर्थ को किसी परिभाषा या अवधारणा में सीमित रखना कठिन है। तीसरी बात यहाँ पर यह कही गई है कि राजनीति के प्रति समान दृष्टिकोण का अभाव है। आज प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में दखल रखता है और अपने आप को राजनीति में दक्ष भी मानता है। तो J.H. प्राइस ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट में लिखा है कि दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को विशेषज्ञ मानता है, चाहे उसने इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया है या उसे जानकारी है या नहीं है, फिर भी। तो राजनीति के बारे में लोगों का अलग अलग राय रखना भी है। जैसे नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग राजनीति को जन सेवा कहते हैं। राजनीति में जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं और बहुत सी आवश्यकताओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय राजनीतिज्ञों की चालबाजियों और चुनाव के पैंतरों के साथ जोड़ता है। आम आदमी जानता है कि राजनीति में सार्वजनिक सभाएं होती हैं, जुलूस, प्रदर्शन, हड़तालें, रैलियां, चुनाव, झूठे वादे आदि होते हैं। इन्हीं धारणाओं के कारण इसे दुष्टों का अंतिम आश्रय स्थल भी कहा गया है, यानी ये कहकर इसकी निंदा की गई। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के तरीके से जुड़ गया है, जबकि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। चौथी बात इसमें यह आ गई कि राजनीति मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो सभी व्यक्तियों के हित इसके साथ जुड़ गए और व्यक्ति के लिए राजनीति के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना पाना संभव नहीं रहा। तो राजनीति के संबंध में अनेक दृष्टिकोण से विचार हुआ है, जिसको हम यहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोण को दो भागों में बांटकर इसको जानेंगे। तो पहला यहाँ पर जो देखा जा सकता है कि यूनानी राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण, यानी इसको ग्रीक व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा गया है। यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु राजनीति पर व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन किया था और उन्होंने अपने विचार को शास्त्रीय धारणा भी उनके विचार को कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन काल में यूनान के अतिरिक्त और कहीं राजनीतिक चिंतन ही नहीं किया गया। मनु, शुक्र, कौटिल्य जैसे भारतीय विद्वान के विचारक भी इसी अतिरिक्त और कहीं राजनीतिक विचार भी इसी परंपरा की श्रेणी में है। जिस प्रकार अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना, उसी प्रकार कौटिल्य ने राजधर्म को सर्वोच्च धर्म कहा था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा, प्रशासन, न्याय, परिवार, संपत्ति और धार्मिक क्रियाकलापों को भी राज्य का विषय माना है। वहीं अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य को श्रेष्ठ जीवन के प्रति एक स्वाभाविक संस्था माना है। उनके अनुसार
राज्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो पॉलिटिक्स शब्द यूनानी शब्द के पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य से था। प्राचीन यूनान छोटे छोटे नगर राज्य के रूप में संगठित था और नगर राज्य से संबंधित हर विषय राजनीति के अंतर्गत आते थे। इस तरह की उस समय की स्थिति जो थी, उनकी स्थिति के अनुसार राजनीति को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया था। इतना होते हुए भी उल्लेखनीय है कि शेष 90% जिनमें दास, मजदूर, महिला थे को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण की कुछ बातें थी, उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। राज्य का स्वाभाविक संस्था। दूसरा, राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। राजनीति के अंतर्गत मनुष्य की सभी सामाजिक क्रियाएं आ जाती हैं। तीसरा, प्लेटो और अरस्तु राजनीति को एक नैतिक प्रक्रिया और राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते थे। चौथा, यूनानी विचारक राजनीति में सभी व्यक्तियों को समान भागीदार के विरोधी थे। पांचवा, यूनानी विचारक मानते थे कि राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। छठा, यूनानी राजनीतिक चिंतन मात्र आदर्शवादी था। यूनानी विचारक राजनीतिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए इस पर विचार नहीं करते थे। बाद में राजनीति के प्रति यह दृष्टिकोण आदर्शवादी चिंतकों के रूप में जैसे हेगेल, कांट, ब्रैडले, बोसांके आदि द्वारा अपनाया गया था। तो पहला दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखें कि किस तरह से ये यूनानी दृष्टिकोण था। दूसरा दृष्टिकोण जो था वो है राजनीति का समकालीन या आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल के विद्वान ने राजनीति को राज्य के अध्ययन के रूप में लिया है। इससे संबंधित सरकार के अध्ययन के रूप में और कुछ नहीं, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया है। गार्नर, गेरिस, ब्लंट्सली जैसे विद्वानों ने इसे राज्य का अध्ययन मानते हैं, जबकि सीले और लिकॉक जैसे विद्वानों ने इसे सरकार का अध्ययन माना है। पाल, जेनेट, गेटल, गिल्क्राइस्ट आदि ने इसे राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना है। राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर लिप्सन ने कहा है कि राजनीति संगठित मानवीय समाज के राजनीति पक्ष का अध्ययन है। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में राजनीति में कुछ नए विचारक हुए जो प्रत्येक राज्य में सरकार के कार्य और निर्णयों को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ऐसा माना। कुछ तत्व सरकार के कार्य का समर्थन करते हैं तो कुछ विरोध भी करते हैं। अनेक व्यक्ति, समूह और संस्थाएं सरकार के निर्णयों को विभिन्न स्तर पर प्रभावित करते हैं। इन समूहों और संस्थाओं के अध्ययन ने राजनीति के स्वरूप को अधिक व्यापक बना दिया है। इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा से राजनीति सिद्धांत को माना है। रॉबर्ट के अनुसार राजनीतिक मानव समुदायों पर शासन करने की कला और व्यवहार है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक शक्ति या उन्हें प्रभावित करने का संघर्ष है, चाहे वह संघर्ष राज्य के बीच हो
या एक राज्य के विभिन्न समूहों के बीच हो। हेवर्ड जे स्पीरो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। डेविड ईस्टन है, इन्होंने राजनीति विज्ञान को मूल्यों का सत्तात्मक वितरण कहा है। इस आधार पर एच.डी. लेसवेल राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि कौन क्या कब और कैसे पाता है वही राजनीति है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में अनेक विचारकों, अनेक दृष्टिकोण को हम लोगों ने देखा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके डेफिनेशन के संबंध में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्लास की में और भी चीज़ों को देखेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।